बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। पार्टिसिपेंट्स आते रहेंगे। आज सबसे पहले हमने टेस्ट को डिस्कस करना है। आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है। होपफुली ग्राफ से कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आप लोगों को। आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है उसमें आप ये देखें कि सबसे हाईएस्ट बार जो है वो 16 मार्क्स वालों का है, यानी 16 नंबर जो है, यानी 100% मार्क्स सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लिए हैं। जो मेरे लिए एक खुशी की बात है कि स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया, जिसकी वजह से 100% नंबर लेने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। 7 लोग हैं जिन्होंने 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स हासिल किए हैं। मैंने खुद अभी ये समरी देखी है तो मुझे खुशी हुई कि सबसे ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिन्होंने 100% नंबर लिए। फिर अगर हम 15 मार्क्स को देखें तो 3 लोगों ने 15 मार्क्स स्कोर किए हैं। 14 को देखें तो 4 लोग हैं जिन्होंने 14 मार्क्स हासिल किए हैं। 12 11 वाले जो है वो 5 हैं। 10 मार्क्स जिन्होंने लिए हैं वो भी 3 लोग हैं। 9 वाले जो हैं वो भी 5 हैं। 8 सिर्फ एक स्टूडेंट ने हासिल किए हैं। मोर देन 50% स्टूडेंट्स पास हैं। आपको पता है कि हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो 50% नंबर लेना होता है, लेकिन जिस तरीके से आपकी अभी तक की तैयारी चल रही है, अगर आप पेपर तक इन सारी चीज़ों को याद रखें तो मुझे ये श्योरिटी है कि इस क्लास में ना सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट वाले काफ़ी बच्चे बन जाएंगे। तो इट मीन्स कि आप ये जितने कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इनको आपने एटलीस्ट पेपर तक तो याद रखना ही है। पेपर तक आप याद रख लें, बाद में सारी उम्र याद रह जाएंगे, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा चांसेस हैं भूलने के, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज पे हैं। जब आप लर्न कर रहे होते हैं तभी चीज़ें आप भूलते हैं, लेकिन जब आप लर्निंग स्टेज से आगे गुजर जाते हैं, आपको एक चीज़ें अच्छी तरीके से याद रह जाती हैं, तो फिर आपको वो बाद में नहीं भूलती। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी खुद तभी पढ़ा था जब कोई 12-13 साल पहले या 14 साल शायद हो चुके हो, तब मैंने ये पढ़ा था। तो इट मीन्स तब का पढ़ी हुई चीज़ें जो हैं वो आपको याद रहती हैं, फिर रूटीन में आप उसे इस्तेमाल करते रहें तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, तो आप एक अच्छे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो बन सकते हैं। अब मैं इंडिविजुअली हर क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगा। जिन जिन लोगों के 100% मार्क्स आए हैं उनको मार्क्स ईमेल में चले गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके क्रीडेंशियल्स। जो ईमेल आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं उसमें आपको पता है कि अगर एक स्पेलिंग भी ख़राब हो जाए तो वो ईमेल किसी और को चली जाएगी या वो डिलीवर नहीं होगी। तो जब मैंने आपको मैसेज किया कि रिजल्ट अनाउंस हो गया है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें ईमेल नहीं आई। आपको पता है कि जब मैं रिजल्ट अनाउंस करता हूं तो ईमेल ऑटो जनरेट होती है, हर एक को ईमेल जाती है, उसमें गलती का चांस नहीं होता। या तो ये है कि आप किसी और फोल्डर में चली जाती है, प्रमोशंस में, स्पैम में, तो वहाँ चेक कर लिया करें। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है सबसे पहला काम अपना ईमेल एड्रेस ध्यान से लिखना है, तो आपको फिर ईमेल उसकी मिल जाया करेगी। जब मैंने रिजल्ट शेयर किया तो एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा तो क्वेश्चन सही था, ये गलत कैसे कर दिया आपने। तो मैंने कहा जी मेरे साथ ना आप सोल्यूशन शेयर करें, क्योंकि मैं उस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि मैं सॉल्व करके उसे देखूं। तो मैंने उस स्टूडेंट को कहा कि
आप मुझे ना सोल्यूशन शेयर करें सॉल्व करके। तो स्टूडेंट ने मुझे सॉल्व करके भेजा और मुझे खुशी हुई कि स्टूडेंट ने सोल्यूशन को चैलेंज किया है और जो सोल्यूशन उसने भेजा वो ठीक था। मैंने जब उसका सोल्यूशन देखा तो वो सोल्यूशन ठीक था। तो वो मेरी तरफ से उसका आंसर फीड करने में, जब मैंने उसका आंसर फीड किया सिस्टम में, तो वो गलती हो गई थी। तो इसी तरह 2 सवाल निकले ऐसे। तो उसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ये इसका सोल्यूशन भी देखें। तो जब मैंने देखा तो मैंने फिर जब वो सोल्यूशन चेंज किया, देन मैंने रिवाइज्ड रिजल्ट आपके साथ शेयर किया। तो उसमें फिर ये जो 100% मार्क्स लेने वाले लोग हैं, ये 100% पहले किसी के नहीं थे, उसके बाद 100% स्कोर आ गया और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 100% मार्क्स ले लिए। 50 स्टूडेंट्स ने इसको टोटल अटेम्प्ट किया था। ऑलमोस्ट हमारी जो एक्टिव अटेंडेंस है वो 50 ही है, तो ऑलमोस्ट सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया है और मैंने इसको बाद में ऑफ कर दिया था। अच्छा, अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा गलतियां हुई हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को 23 लोगों ने सही किया है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी 24 लोगों ने सही किया है। ऑलमोस्ट 50% लोगों ने इसको ठीक किया है। जो बाकी के 50% लोग हैं उन्होंने क्या मिस्टेक की है? नॉर्मली स्टूडेंट का ये एटीट्यूड होता है कि सबसे पहले एमसीक्यूज किए जाएं फिर टेस्ट लिया जाए। तो ये टेस्ट मैंने जानबूझ के एमसीक्यूज करवाने से पहले लिया था कि मैं ज़रा देखूं कि क्लास में कितने % लोग ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना भी करें, और कितने % लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करानी है। तो इसीलिए जहाँ पे हम एमसीक्यूज करने के बाद टेस्ट लेते रहे हैं वहाँ पे 100% नंबर लेने वालों की तादाद और ज़्यादा थी। तो ये कुछ समरी आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। फिर ये क्वेश्चन वाइज भी है कि कितने % लोगों ने इस सवाल को ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 1 को 72% लोगों ने करेक्ट अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 को 82% लोगों ने ठीक किया है। 3 को हालांकि क्वेश्चन आसान था लेकिन 50% लोगों ने इसको ठीक अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 72% लोगों ने अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 46% लोगों ने इसको ठीक किया है। 6 48% लोगों ने ठीक किया है। 7 84% लोगों ने ठीक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी 80% लोगों ने ठीक किया है। 9 52% और 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 वो 60% लोगों ने ठीक किया। अब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। ये तो मैंने आपको अपने लिहाज से कि मुझे पता चल जाए कि स्टूडेंट्स किस तरीके से अटेम्प्ट करते रहे। मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ जी। आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है दूसरे वाली? क्वेश्चन आंसर में मुझे बता दें जी। ठीक है, जी आपके सामने पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री विल यूज जॉब कॉस्टिंग सिस्टम? किस इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो यूज होगा? तो सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि जॉब कॉस्टिंग होती क्या है। स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे काम किया जाए। तो अब देखें आपके सामने कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लिखी हैं। पहला ब्रीवरी है, फूड कैनिंग है, कोल माइन है। ये तीनों ऐसे बिजनेसेस हैं कि स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे काम नहीं होता इनमें। तो नन ऑफ दीज आंसर आना था। तो सम टाइम एग्जामिनर भी ऐसे ही करता है कि वो ऐसे ही ऑप्शन दे देता है कि वो उसमें होती नहीं है, देन यू हैव टू पिक नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री विल यूज जॉब कॉस्टिंग सिस्टम? अगेन वही सवाल है
लेकिन अब देखें शिप बिल्डर है, ऑयल रिफाइनरी है, किचन फिटर है, स्टील प्रोड्यूसर है। तो शिप बिल्डिंग में आप स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे नहीं बनाते, शिप तो स्टैंडर्डाइज बनते हैं, साइजेस होते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत दुनिया का प्रिंस है कोई, वो चाहता है कि वो कोई स्पेशल शिप बनवाए, तो वो इस तरह की वेरी रेयर सिचुएशंस हो सकती हैं। तो स्केर्सिटी में आपने नहीं देखना, नॉर्मल हालात में देखना है कि शिप बिल्डर स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे होती है कि नहीं। ऑयल रिफाइनरी नहीं होती, स्टील भी स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे नहीं बनता। हाँ, किचन की फिटिंग जो है वो स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे हो सकती है कि आपको सिंक कहाँ चाहिए, कैबिनेट्स कहाँ चाहिए, तो वो किचन फिटर जो है वो स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे काम करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो ठीक हुए हैं ये ठीक है। Which of the following costing method is most likely to be used by a company manufacturing liquid soaps? तो आपको बताया था मैंने, क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि जो सोप है वो स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर पे नहीं बनता। वैसे भी पहले एक प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन है, फिर दूसरे में तो सोप लिक्विड हो या कोई भी हो वो प्रोसेस कॉस्टिंग में आता है, जॉब में नहीं है, बैच में नहीं है, सर्विस में नहीं है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इसका आंसर था, इसलिए काफी ज्यादा लोगों ने इसको ठीक अटेम्प्ट भी कर लिया। Which of the following are the features of process costing? प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या क्या होता है? वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस होती है, हमने पढ़ा है उस दिन। लॉसेस भी होते हैं। तो जब दो चीजें हो गई हैं, तो दो की तो कोई ऑप्शन नहीं थी, तो तीसरी बेशक ना भी पढ़े तो ऑल ऑफ द अबव होगा। आउटपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट बिकम्स द इनपुट ऑफ नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ये हमने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था। तो ये तीनों चीजें प्रोसेस कॉस्टिंग में होती हैं। तो ये सवाल जिन लोगों ने गलत किया है उनका गलत करना बनता नहीं था वैसे। देन द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस आर एज फॉलोज। आउटपुट इज 8000 kgs, normal loss is 20%, abnormal gain is 400, what is the normal loss in kgs? ये क्वेश्चन वैसे तो काफी लोगों ने ठीक किया है, लेकिन जिनसे नहीं हुआ उनके लिए मैं सोल्यूशन कर देता हूं। ये टी अकाउंट हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि इनपुट इस तरफ होती है, अब नॉर्मल गेन भी इस तरफ होता है, नॉर्मल लॉस इधर लिखते हैं, आउटपुट इधर लिखते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इधर लिखा जाता है, अब नॉर्मल लॉस इधर लिखा जाता है। लेकिन आपको पता है कि अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल लॉस में से कोई एक चीज होती है एट ए टाइम। अब जो जो चीजें गिवन थी ना वो लिख लेते हैं। आउटपुट गिवन है 8000, लिख लो। इनपुट नहीं पता, एक्स लिख रहा हूं उसको। अब नॉर्मल गेन जो है वो 400 है, और नॉर्मल लॉस है 20%। किसका 20%? कुछ ना बताया हो तो अंडरस्टूड है, इनपुट का 20%। तो ये हो गया 0.2x, यानी 20% ऑफ x। अब इसको इक्वेशन में लिख सकते हैं ना। आपको पता है कि टी अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो बराबर होंगी। तो इसका मतलब है x प्लस 400 विल बी इक्वल टू 8000 प्लस 0.2x। तो x वाली चीजें एक तरफ कर लें और डिजिट से एक तरफ कर लें। x माइनस 0.2x इज इक्वल टू 7600। 7600 कैसे आया? 8000 में से 400 लेस कर दें, तो ये x किसके इक्वल आ जाएगा? 7600 डिवाइडेड बाय 0.8, और x का आंसर आप निकाल लें 7600 डिवाइडेड बाय 0.8, तो x बना 9500। अब x आपने किसको कहा था? इनपुट को। अब हमने बताना क्या है? हमने तो बताना है नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस के लिए उसने वर्ड लिखा हुआ है 20% ऑफ इनपुट। तो इनपुट का 20% ले लें, तो ये कितना बन जाएगा जी? 1900। तो क्या 1900 कोई ऑप्शन थी? बिल्कुल सही है, और इस स्टूडेंट ने 1900 जो है उसे सिलेक्ट किया है।
जी बता दें, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? जिनसे नहीं हुआ था, देखें कितना आसान सवाल था। अगर आपको टी अकाउंट आता है, मैंने उस दिन बारहा कई दफ़ा टी अकाउंट बनाया और सिर्फ ये इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि ये टेस्ट मैं पहले ले रहा था एमसीक्यूज करवाने से पहले, ताकि मुझे पता चले कि क्लास में जीनियस लोग कितने। तो ऑलमोस्ट 23 लोगों ने इस क्वेश्चन को ठीक किया था आउट ऑफ 50। तो ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं कि अगर मैं एमसीक्यूज ना भी करवाऊं तो वो क्वेश्चन के ट्रिक्स को समझ सकते हैं। तो जिनसे ये गलती हुई है वो अपनी गलती देख लें। एक स्टूडेंट ने पूछा, सर व्हाट इज फूड कैनिंग? यार अगर कोई ऐसी चीज हो ना, आप उसे फॉर एग्जांपल कि आपको उस वक्त नहीं पता, आप उसे गूगल कर सकते हैं और अपनी वोकेबलरी में इस चीज को ऐड कर लें। जैसे आप देखें, खाने पीने की कुछ चीजें होती हैं ना जो उन्होंने केन्स में स्टोर की होती हैं, लाइक मशरूम्स, पाइनएप्पल, इस तरह की जो चीजें आपको बाजार में केन्स में मिलती हैं, वो जो फूड का बिजनेस है वो फूड कैनिंग कहलाता है। तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग ही है ना, पहले आप उसे पहले स्टेप में उसे आते हैं, फिर उसे पैकिंग करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो प्रोसेस में आएंगी। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या चीज थी। The result of the process are as follows. Output is 9,000. Normal loss is 20%. Abnormal loss is 600. What is the input? अब ये अगेन उसी का कॉपी क्वेश्चन है, तो जिसने वहां गलती की उसने यहाँ भी गलती कर ली। तो इसीलिए 23 और 24 में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने ऊपर वाला सवाल गलत किया और ये वाला ठीक किया। तो इसमें भी अगेन आप वही टी अकाउंट बना लें। इनपुट इधर आना है, वो नहीं है, एक्स हो गया। नॉर्मल लॉस उसने कहा 20% है, तो ये हो गया 0.2x। अब नॉर्मल लॉस है तो वो इस तरफ आ जाएगा 600, और आउटपुट जो है वो उसने बताई हुई है 9000। अब अगेन इक्वेशन बनेगी, तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी x इज इक्वल टू 0.2x प्लस 600 प्लस 9000। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 0.2x इज इक्वल टू 9600। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9600 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये 12,000 आता है जी। तो ये x ही इस सवाल में x ही पूछा था, तो x इनपुट है। तो ये भी जिनका गलत हुआ था वो उसको देख लें कि उन्होंने क्या गलती की थी। ये इक्वेशन की लॉजिक समझ आ गई है ना? जो डेबिट साइड वाली चीजें हैं उन्हें हम एक तरफ लिख लेते हैं और क्रेडिट साइड वाली एक तरफ, और दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इक्वेशन का साइन आ गया। Question number 7. A process has a normal loss of 10% and input in the process is 3000 kgs. Abnormal loss in the process is 125. What is the output? तो टी अकाउंट बना लें अगर, तो यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, इनपुट उसने खुद ही दे दिया है 3000। नॉर्मल लॉस 10% लिखा हुआ है, तो 300 हो गया, इनपुट का 10% होगा। फिर उसने अब नॉर्मल लॉस भी बता दिया है 125, और आउटपुट पूछी है, तो यहाँ पे आउटपुट बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। ये 3000 है, तो ये साइड भी 3000 होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन जो है 2575 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफी लोगों का ठीक था, लेकिन फिर भी जिनका गलत है ना, ये गलत होने वाला नहीं था। The following data relates to the process. Input 2000 units at a cost of 7200, output 1680. Normal loss is 10% with no scrap value or disposal cost.
What is the value of abnormal loss? There was no opening and closing. तो अब abnormal loss की वैल्यू चाहिए, तो abnormal loss के यूनिट्स उसने क्या बताए हैं? abnormal loss के यूनिट्स उसने नहीं बताए, तो मैं आपको टी अकाउंट में ये सिखा चुका हूं कि abnormal loss के यूनिट्स कैसे निकलते हैं, फिर उनकी वैल्यू भी बतानी है। इनपुट उसने दी हुई है 2000 यूनिट्स की, और उसकी कॉस्ट भी दी हुई है। आउटपुट 1680, नॉर्मल लॉस 10%, तो 200 हो जाएगा। व्हाट विल बी द अबनॉर्मल लॉस? पहले तो ये यूनिट्स को टैली करते हैं ना, 2000 और यहाँ भी 2000 होना चाहिए। तो अबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने निकलेंगे? 120 निकलते हैं। बैलेंस करके देख लें कि ये 120 निकलते हैं। अब हमें पता है कि अबनॉर्मल लॉस को किस रेट पे चार्ज किया जाता है, एट द कॉस्ट इक्वल टू गुड आउटपुट। तो वो एवरेज कॉस्ट ही होती है ना। अब एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड करते थे? कॉस्ट इंकर्ड जो कि 7200 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, और अगर डिस्पोजल कॉस्ट होती तो ऐड करना था, डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस आपका 200 है। तो यहां से आप एवरेज रेट इसका निकाल लें। 4 आया, तो इसका मतलब है एट द रेट 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 480 होगी जी। तो ये पूछा था आपसे, पूरा टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी, आपसे सिर्फ ये पूछा है कि अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बता दें। तो अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आपने बता दी। जी, तो ये इसमें समझ आ गई आपको? कोई इशू है इस सवाल से रिलेटेड तो पूछ लें। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर मैंने ना ये क्वेश्चन अपने ट्रिक से सॉल्व किया था और वो सही हो गया। आपको पता है कि मैं आपको कोई ट्रिक्स नहीं सिखाता, मैं सीधी सीधी चीज़ें सिखा देता हूँ। अगर ट्रिक का नुकसान ये होता है कि सम टाइम उस सिचुएशन में फिट हो जाता है लेकिन बाद में किसी दूसरी सिचुएशन में फिट नहीं होता। तो अगर तो आप समझते हैं कि आपका ट्रिक इतना सॉलिड है कि आपका हर सिचुएशन में सही निकलेगा, तो आप जिस मर्जी तरीके से कर लें, हमें रिजल्ट चाहिए। आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कंप्यूटर ने चेकिंग करनी है ना, जस्ट लाइक आपका ये टेस्ट हुआ है, तो मैंने एक दफ़ा आंसर फीड कर दिए, अब आपने अटेम्प्ट करना है, तो उसने स्कोर रिलीज करने हैं जब तो वो स्कोर रिलीज हो जाने। तो आप पे है कि आप जैसे मर्जी करें, डिटेल्ड वर्किंग नहीं चाहिए, लेकिन फॉर अ सेफर साइड आप इसको सॉल्व करके फिर किया करें। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9, the following data relates to the process: input 4500, output is 3900, cost per equivalent unit।
अब ये इक्विवेलेंट यूनिट तब बनते होते हैं जब प्रोसेस कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोसेस आ जाए। तो इसका मतलब है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमेशा तब निकलेगी जब वर्क इन प्रोसेस होगा। तो मैंने आपसे इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन नहीं करवाई क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई थी। मैंने आपको कॉस्ट की भी कैलकुलेशन नहीं करवाई, वो मैंने खुद ही दे दी कि कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट 10 है, देयर वाज नो ओपनिंग, no losses in the period, closing work in process is 30% complete, what is the value of input। अब इसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ना हो सके जी। इसमें इनपुट लॉसेस उसने बताए हैं कि नहीं है। नॉर्मल लॉस 0 और अब नॉर्मल भी 0 ही है क्योंकि देयर आर नो लॉसेस लिखा हुआ है उसमें। आउटपुट 3900, वर्क इन प्रोसेस, अच्छा इनपुट कितनी थी 4500, तो वर्क इन प्रोसेस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 600। तो ये यूनिट्स तो टैली हो गया आपके 4500। जो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है ना वो 10 है, तो इसका मतलब है आउटपुट तो 10 पे चार्ज होगी, तो 39,000 आपकी कॉस्ट हो गई। ये कॉस्ट का कॉलम आ गया। ये जो वर्क इन प्रोसेस है ये कितने परसेंट कंप्लीट है, ये 30% कंप्लीट है। इसका मतलब है इसका पहले 30% लें और फिर जो यूनिट्स आएंगे उसको 10 से ज़रब दें, तो 1800 आया। अब इनका टोटल किया तो ये बना 40,800। इसका मतलब है यहाँ पे भी 40,800 होना चाहिए और यहाँ पे इनपुट की फिगर ही बनती है कि इनपुट कितना किया था। और आपसे मैंने यही पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट्स, तो वो 40,800 है। सो ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है मेजोरिटी का सही नहीं था। अभी हम एनालिसिस देख लेते हैं एक दफा। क्वेश्चन नंबर 9 कितने लोगों ने सही किया था, समरी। तो इसलिए 9 को जरा अच्छे तरीके से अभी देख लीजिएगा। 52% लोगों ने इसको वैसे ठीक किया है, तो 48% लोगों ने इसको ठीक नहीं किया। तो इसलिए वो वाले 48% लोग जो हैं वो इसको देख लें। अगर उनको कोई कंफ्यूजन है तो ये सारा प्रोसेस हमने उस दिन किया था कि जब वर्क इन प्रोसेस होगा तो इक्विवेलेंट यूनिट्स बनेंगे, फिर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकलेगी। लेकिन मैंने आपको क्योंकि कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्वेश्चन के अंदर दे दी, तो आपने ना इक्विवेलेंट यूनिट बनाने हैं ना ही कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये चीज हमें दी हुई है क्वेश्चन में। तो हमने जस्ट प्रोसेस अकाउंट को कंप्लीट करना है। तो ये प्रोसेस अकाउंट हमें पता था कि आउटपुट किस पे वैल्यू की जाती है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पे। और वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन कैसे की जाती है कि जो यूनिट्स होते हैं उसे आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पे अप्लाई करते हो। तो 600 का 30% दिया तो 180 बना, तो 180 यूनिट्स एट द रेट 10 किया तो 1800। तो ये आपकी क्रेडिट साइड का टोटल है और डेबिट का टोटल भी यही होना चाहिए। तो इसलिए ये बैलेंसिंग फिगर 40,800 है जी। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, स्टूडेंट ने पूछा है कि सर पेपर में पासिंग एवरेज कितनी होती है। मेरा अक्सर रिजल्ट 100% आ जाता है। डिपेंड ये करता है कि आप कितने मेहनती हैं। मेरा काम पढ़ाना है, मैं आपको 100% पढ़ा दूंगा, सारा सिलेबस करवा दूंगा। पास होने के लिए आपको अपने साथ सिंसियर होना पड़ेगा कि उसमें से आपको कितना आता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरा जो रिजल्ट है वो 80 से 100 में फॉल करता है, यानी 80 टू 100% में पास रेट है। और वैसे आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स लेने हैं हर पेपर में। 100 नंबर का पेपर होता है तो 50% आपने उसमें से लेने हैं, तो आप पास हो जाएंगे। पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो 100 नंबर का पेपर है, आप एक
क्वेश्चन ठीक कर लें, एक गलत कर लें, एक ठीक कर लें, एक गलत कर लें, फिर भी 50 बन जाएंगे आपके। तो पास होना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 जी। अ कंपनी ऑपरेट्स अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। जॉब 1020, ये जॉब का नंबर आ गया। ये जो 1020 है, दिस इज द जॉब नंबर। रिक्वायर्स $45 फॉर डायरेक्ट मटेरियल, 30 फॉर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इज पेड 7.5 per hour. Production overheads are absorbed at a rate of 12.5 per hour, and non-production overheads are absorbed at 60% of the prime cost. What is the total cost? उसने हमें $30 बता दी, डायरेक्ट मटेरियल 45, $30 फॉर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इज पेड एट 7.5। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चों ने गलती की होगी। वो गलती क्या की होगी कि उन्होंने इस 30 को 7.5 से ज़रब दी होगी। अब अगर उन्होंने ज़रब दिया है तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ बंदा कोई नहीं है दुनिया में। वजह क्या है कि आपको उसने ये चीज़ $30 दी है और आप उसे ज़रब दे रहे हैं $7.5 से। तो जब आपने डॉलर को डॉलर से ज़रब दी तो वो डॉलर स्क्वायर बनेगा। तो आप ये देखें जी, इसको तो आज को करना होता था। मैंने उसे कहा बेटा क्लास में बताऊंगा, आप उस दिन तक सोचें इसको। तो देखें $30 है तो वो कॉस्ट ऑलरेडी डॉलर में है, उसे 7.5 से ज़रब नहीं देनी। तो ये 7.5 फिर क्यों दिया? मेरी मर्जी है, मैंने सवाल बनाया, मैंने दे दिया। हो सकता है इसका कहीं इस्तेमाल हो सकता है ना हो। तो इसलिए क्वेश्चन में समटाइम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपने अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल 45, डायरेक्ट लेबर 30। उसके बाद अगली चीज क्या है? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के बारे में क्या कहता है? ओवरहेड्स के बारे में लिखा है ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड एट अ रेट ऑफ 12.5 आर। इसका मतलब है कि ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट इज $12.5 पर आर। अब मुझे नंबर ऑफ आवर्स पता होने चाहिए। अब मैं नंबर ऑफ आवर्स निकाल सकता हूं। हमने लेबर के चैप्टर में पढ़ा था, लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू आवर्स इनटू रेट। द लेबर कॉस्ट इज $30, आवर्स नहीं पता और रेट दिया हुआ है 7.5। अब यहां से आवर्स निकाल लें तो ये बनेगा $30 डिवाइडेड बाय $7.5, तो आंसर 4 आया। तो ये 4 आवर्स हैं। तो इस वजह से ये रेट दिया हुआ था जी, ताकि आप आवर्स कैलकुलेट कर लें। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 50। अब इसका टोटल कर लें तो ये बना प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बनती है? 45 प्लस 30 प्लस 50, 125। क्या कोई और कॉस्ट भी है? बिल्कुल है। उसने लिखा है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, सेलिंग वगैरह, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होते हैं? सेलिंग, एडमिन। तो उसने लिखा है 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट किसको कहते हैं? सारी डायरेक्ट कॉस्ट को। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यहाँ पे दो ही हैं, इनका टोटल कर लें तो ये बना जी 75।
75 का आप 60% ले लें तो बन गया 45। तो प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन का टोटल होगा टोटल कॉस्ट प्लस 125। तो 170 इज द टोटल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर 170 ही था। तो ये स्टूडेंट ने सही किया है। क्वेश्चंस देख लेता हूं। जी ठीक है। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि जो नॉर्मल लॉस है क्या वो हमेशा इनपुट की परसेंटेज है। ये बात मैं वैसे ऑलरेडी कई दफा बता चुका हूं, फिर सुन लें। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं बताया कि किस चीज की परसेंटेज लेनी है, तो फिर इनपुट की है। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज अगर नहीं बताई, जैसे हमने अभी तक जितने सवाल किए हैं ना, उसमें क्वेश्चन साइलेंट होता है, 20%, 10% लिख देता है। किसका 10% या 20%? इनपुट का। हम इनपुट का लेते हैं जब क्वेश्चन साइलेंट है, तो इनपुट का है। अगर क्वेश्चन खुद कह दे कि नॉर्मल लॉस इज 20% ऑफ आउटपुट, तो फिर आउटपुट का लेंगे, या किसी और चीज का बता दे। तो अगर तो क्वेश्चन बता दे तो फिर उसकी मानना जरूरी है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने नॉर्मली बिहेव करना है। तो नॉर्मली नॉर्मल लॉस इज परसेंटेज ऑफ इनपुट। जी ये टेस्ट सारा डिस्कस हो गया। अब मैं आपको लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो आपके सामने आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, और फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद हम आज नया सीखेंगे। पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर हम ब्रेक करेंगे, और फिर उसके बाद आज नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब प्रोसेस के अंदर कुछ चीज़ें वर्क इन प्रोसेस में रह जाएं तो उसे वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। वर्क इन प्रोसेस वो चीज़ होती है जो 100% कंप्लीट नहीं है, यानी उन पे अभी कुछ काम होना बाकी है। तो जब काम होना बाकी है तो फ्यूचर में हम उस पर मजीद काम करेंगे, आइंदा पीरियड में वो कंप्लीट होगा। आपको सामने एक टी अकाउंट नज़र आ रहा है। इसमें जो डाटा दिया गया था कि हमने एक प्रोसेस में 500 यूनिट्स को इनपुट किया था एट अ रेट ऑफ 8 पर यूनिट, और उसकी कॉस्ट बनी। देन लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड्स की कॉस्ट दी हुई थी, डेबिट साइड पे लिखा। नॉर्मल लॉस नहीं था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। आउटपुट आई, वर्क इन प्रोसेस आया, 400 यूनिट की आउटपुट बताई हुई थी। वर्क इन प्रोसेस 100 यूनिट्स का था, लेकिन बताया हुआ था 100% कंप्लीट फॉर मटेरियल्स, 40% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। तो हमने जो ब्लैक कलर में लिखा है ये सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। जो रेड कलर की वर्किंग है वो हमने की है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है? इक्विवेलेंट यूनिट्स बनानी है। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने कॉलम बनाएंगे? जितनी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। जैसे इस सवाल में मटेरियल की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 100% थी, कन्वर्जन कॉस्ट की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 40% है। तो हमने क्या किया, दो कॉलम बनाए, एक मटेरियल का और दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट का। तो सबसे पहले आउटपुट आती है। आउटपुट 400 है और आउटपुट पे टोटल मटेरियल लग चुका है, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी है, इसलिए इसको 100% से मल्टीप्लाई करके हमने 100% फिगर लिखी। अब नॉर्मल लॉस है नहीं, अगर होता तो वो भी आना था, अब नॉर्मल गेन होता तो वो भी आना था। अभी मैं खुद नहीं करवा रहा, एक सवाल में आपको ऐसा करवाऊंगा बाद में जिसमें अब नॉर्मल लॉस और गेन होगा, फिर उसको ट्रीट करके दिखाऊंगा कि अगर ये हुआ तो फिर ऐसे करेंगे। वर्क इन प्रोसेस जो था वो 100 यूनिट्स थे और मटेरियल 100% लग चुका था। हमने 100 का 100% लिया, 100 बन गया। देन 100 का 40% लिया तो वो 40 बन गया। 40 को कन्वर्जन वाले कॉलम में लिखा, मटेरियल को मटेरियल के कॉलम में लिखा।
तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए मटेरियल के भी और कन्वर्जन कॉस्ट के भी। और उसके बाद हमने फाइंड किया कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब क्योंकि यूनिट्स दो हैं, मटेरियल के यूनिट्स कुछ और हैं, कन्वर्जन के यूनिट कुछ और हैं, तो हमने कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ली। और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैसे कैलकुलेट की? मटेरियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस डिस्पोजल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। तो वैल्यूज पुट की डाटा से देख के मटेरियल की कॉस्ट 400 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, अगर डिस्पोजल कॉस्ट होती प्लस 0, इसमें नहीं थी इसलिए वो 0 हुआ, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल, तो ये आ गया $8 पर यूनिट ऑफ मटेरियल। इसी तरह कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट की, कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करनी, डिस्पोजल कॉस्ट ऐड नहीं करनी, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर और ओवरहेड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। स्क्रैप वैल्यू अगर हुई तो वो हमेशा आपने मटेरियल कॉस्ट में से माइनस करनी है, ये बात याद रखनी है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं पेपर में भी कि वो स्क्रैप वैल्यू दोनों से माइनस कर देते हैं, ऊपर भी और यहाँ भी। एक दफा ट्रीटमेंट होनी है, 2 दफा करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ से कन्वर्जन कॉस्ट का रेट निकला 12। अब जो आउटपुट है, आउटपुट 8 और 12 दोनों को ऐड किया तो आउटपुट पे $20 कॉस्ट आई। तो इसीलिए जो टी अकाउंट ऊपर बना था, तो आउटपुट एट द रेट ऑफ 20, तो वो 8000 हो गया। ये नजर आ रहा होगा आपको। और इसी तरह वर्क इन प्रोसेस में अब क्योंकि दो तरह की परसेंटेजेस हैं, मटेरियल की परसेंटेज कुछ और है, कन्वर्जन की कुछ और है। तो मटेरियल 100 यूनिट्स थे, वर्क इन प्रोसेस में ये लिखा हुआ है, तो 100 को मटेरियल के रेट जो कि 8 था तो 800 आया, और कन्वर्जन के यूनिट 40 थे और कन्वर्जन का रेट 12 था तो वो 480 आया। तो इनको जब हमने टोटल किया तो ये 9280 इस 9280 के बराबर आ गया। तो ये काम हमने बिल्कुल आखिर पे किया था। अब मैं आपको आज एक नया डाटा दे के यही एक सवाल करवाता हूँ इसी सिनेरियो का, उसके बाद हम ब्रेक करेंगे, फिर हम आज नया सीखेंगे। चले जी, अब मैं वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काम करना है, तो इसलिए मैं इसको ऑफ करके आपको एक नई इलस्ट्रेशन कराता हूँ। जी, सबसे पहले मैं आपके सामने एक डाटा लिखता हूँ। रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, अच्छा ये डाटा है प्रोसेस 2 का। दिस डाटा रिलेट्स टू प्रोसेस 2, received from process 1 8250 units at $453,750, यानी इनकी जो कॉस्ट प्रोसेस 1 में लगी वो इतनी थी, और इसने कंप्लीट करके हमें भेज दिया। The cost incurred in process 2 is as follows. Material cost, labor and overhead cost. Material cost is 350,060. Labor and overheads are, sorry. Material cost is 24,750 and labor and overhead cost is
350,060. At the end of the period, closing work in process 1600 units, which are 100% for materials, 60% in respect of conversion cost. The balance of the units is transferred to finished goods. There was no opening work in process and losses in the process. Required. Prepare process account. तो ये डाटा है, इस डाटा से हमने प्रोसेस अकाउंट बनाना है, बनाते हैं। इनपुट, ये प्रोसेस 2 का डाटा है, तो प्रोसेस 2 का अकाउंट हम बनाएंगे। तो प्रोसेस 2 में इनपुट वो होगा जो आपने प्रोसेस 1 से रिसीव किया। तो वो 8250 यूनिट्स थे और इनकी जो कॉस्ट क्वेश्चन में बताई गई है वो है 453,750। अच्छा, फिर प्रोसेस 2 में मटेरियल की कॉस्ट इंकर हुई, कन्वर्जन की कॉस्ट इंकर हुई। लेबर और ओवरहेड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कन्वर्जन कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डाटा नहीं है, तो लेबर और ओवरहेड ही कन्वर्जन हुई। जो मटेरियल आपने इंट्रोड्यूस कराया वो था $24,750 का, तो डॉलर के कॉलम में लिख दिया और यूनिट्स के कॉलम में यूनिट्स लिखने हैं। तो यहाँ मटेरियल के कुछ यूनिट्स नहीं बताए थे कि मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस कराया, तो मटेरियल के यूनिट्स नहीं थे, सिर्फ डॉलर थे, तो डॉलर के कॉलम में लिख दिया। और कन्वर्जन की जो कॉस्ट आपने इंकर की वो थी 350,060। तो ये कॉस्ट इंकर्ड प्रोसेस के अंदर ऐड हुई, तो इसलिए डेबिट साइड पे हमने ये सारी चीजें लिखी। क्रेडिट साइड पे हमने लॉसेस लिखने होते हैं। नॉर्मल लॉस 0, अब नॉर्मल लॉस 0 क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है देयर वाज नो लॉसेस। देन आउटपुट, देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1600, तो मैं यूनिट्स के कॉलम को टोटल करता हूं, तो टोटल बना जी 8250। तो यहाँ भी टोटल 8250 होना चाहिए। और क्वेश्चन क्या कहता था कि बैलेंसिंग फिगर इज ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का क्या मतलब है, आउटपुट हो गई प्रोसेस 2 से। तो बताइए जरा ये कितना बनेगा। 8250 में से 1600 लेस कर दें, लॉसेस वगैरह है नहीं क्वेश्चन में। जी 5690 नहीं 6650, दो आंसर आ गए हैं मुझे। 6650 ओके, 6650। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकाली, 8250 में से 1600 लेस किया। तो देखें बच्चों, यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने डाटा पढ़ के प्रोसेस अकाउंट के अंदर फिगर्स लिखी हैं, कोई वर्किंग नहीं की यहाँ तक सवाए इस बैलेंसिंग फिगर को फाइंड करने में। तो इतना कुछ डाटा में दिया हुआ था,
अब यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस आ गया, तो जब भी वर्क इन प्रोसेस आएगा तो क्या करना है, इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं, और इक्विवेलेंट यूनिट्स बना के फिर कॉस्ट पर यूनिट लेनी होती है। तो अब मेरी इक्विवेलेंट यूनिट्स 2 परसेंटेजेस हैं, मटेरियल की कुछ और है और कन्वर्जन की कुछ और है, तो 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आउटपुट लिखेंगे जो कि 6650 है, और आउटपुट हमेशा 100% होती है, तो 6650 6650 दोनों कॉलम में आ गया। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस और गेन आना होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो टोटल था 1600, और उसने कहा मटेरियल 100% लग गया, तो इट मींस 1600 ही बन गया ये। लेकिन कन्वर्जन कितने परसेंट लगी, क्वेश्चन में देख लें कि कन्वर्जन के लिहाज से वो कितने परसेंट था, 60%। 60% इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो 1600 का 60% कैलकुलेट कर लें, 960। तो ये टोटल यूनिट्स बने, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल के और कन्वर्जन के। जब इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएं तो अगला काम करना होता है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो 2 यूनिट्स थे, तो मटेरियल की कॉस्ट सेपरेट, कॉस्ट इंकर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस डिस्पोजल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। ये जरा प्रोसेस अकाउंट देखिएगा, मटेरियल की कॉस्ट में कौन सी चीजें आएंगी, ये जो इनपुट है ना, ये भी मटेरियल ही होता है, आपको पता है, और ये भी मटेरियल है। इसका मतलब है ये फिगर और ये फिगर दोनों को मटेरियल की कॉस्ट कहेंगे। 453,750 प्लस 24,750, तो 478,500 बनेगा ये। ये मैं पूरा पूरा लिख देता हूं क्योंकि बाद में आपको भूल जाना है। 453,750 प्लस 24,750, स्क्रैप वैल्यू वगैरह इसमें है नहीं, और इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 8250। तो पहले इसका टोटल कर लें, ये बना 478,500 डिवाइडेड बाय 8250, $58 पर यूनिट ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल के एक यूनिट के अगेंस्ट $58 की कॉस्ट आई। इसी तरह अब कन्वर्जन कॉस्ट देखते हैं। तो कन्वर्जन कॉस्ट उसने खुद ही दी हुई थी क्वेश्चन में, 350,060 डॉलर, 350,060 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन 7610। ओके, तो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी बनी जी, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो मटेरियल की 58 थी, कन्वर्जन की 46 है, तो टोटल जो है वो कितना बन गया, 104। जी शाबाश। अब प्रोसेस अकाउंट पे वापस चलते हैं। ये जो आउटपुट है इसको किस रेट पे चार्ज करेंगे, 104 पे। तो ये बना 691,600। वर्क इन प्रोसेस
तो वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल और कन्वर्जन का अलग-अलग कॉलम बनेगा। मटेरियल के वर्क इन प्रोसेस में यूनिट 1600 है, ये देखें, और कन्वर्जन के 960 हैं। इस पे मटेरियल का रेट लगेगा और इस पे कन्वर्जन का रेट लगेगा। 1600 इंटू 58 92,800, 960 इंटू 46 44,160। अब और कुछ नहीं आना यहाँ पे, तो इनका टोटल कर लें। अच्छा, सम टाइम कह देता है कि वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू बताएं, तो वर्क इन प्रोसेस की कंबाइंड वैल्यू जो है वो कितनी निकल रही है? 136,960। तो इस चीज को नाम देंगे वर्क इन प्रोसेस वैल्यू। तो ये बना 828,560। डेबिट साइड का टोटल करके देखें कितना आता है। 453,750 प्लस 24,750 प्लस 350 एंड 60, 828,560। तो देखेंगे टैली है, राउंडिंग हुई नहीं, इसलिए राउंडिंग का डिफरेंस नहीं आया। अगर कहीं राउंडिंग होती तो फिर राउंडिंग का डिफरेंस आना था। तो प्रोसेस अकाउंट का टैली होना ये बताता है कि आपका ये जो सारा कैलकुलेशन का प्रोसेस था ये 100% ठीक है, आपने कोई छोटी सी मिस्टेक या राउंडिंग वगैरह कुछ नहीं की। जी बता दें, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया? ये सारा हमने लास्ट वीक में आखिर पे किया था। आई होप कि आपने ये रिवाइज किया होगा, और आज हमने उसी को एक नई इलस्ट्रेशन के साथ किया। ये उससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स डाटा था। अच्छा, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, ये जो आप कैपलान वाली बुक पढ़ते हैं स्टडी टेक्स्ट, उसमें ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 है। ये वही से डाटा लिया हुआ था, आप इसको वहां से मैच भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी तसल्ली तो यहाँ पे हो चुकी है कि हमारा ये टी अकाउंट टैली है। अच्छा फैज़ान, आप कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब इसी इसकी वजह ये हो सकती है कि आपने लास्ट वीक में रिवाइज नहीं किया, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस तो अभी मैंने शुरू ही नहीं की इसमें। अभी तो मैं बड़ा सीधा सीधा लेके चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप पिछला नहीं पढ़ सके तो आप इसको अच्छे तरीके से ग्रिप कर लें, क्योंकि अभी तो इसमें कम्प्लेक्सिटीज स्टार्ट होनी है। चलें अब ब्रेक करें, और 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, और फिर हम आज इसमें कुछ नया सीखते हैं। पैनलिस्ट में से अगर कोई मुझे सुन रहा है तो ये क्वेश्चन आंसर डिलीट कर दीजिएगा काइंडली।
जी, अब हम आज नया स्टार्ट करते हैं जी, केस 3, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। यानी ये एक ऐसा सिनेरियो होगा कि जिसमें हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। मैं डाटा लिखता हूं, सबसे पहले डाटा को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 400 यूनिट्स। अच्छा, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कौन सा होगा? जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग था। आई रिपीट, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कौन सा होगा? जो लास्ट पीरियड में क्लोजिंग था। जिस तरह लेजर का पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड में ओपनिंग बैलेंस बनता है, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे मैं आपको अभी करवा के आया, यहाँ पे क्लोजिंग, ये देखिएगा, हमने ये कहा कि ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इसमें मटेरियल के इतने पैसे लगे थे, लेबर और ओवरहेड के इतने हैं, टोटल वैल्यू ये बनी, और ये वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं। तो ये यूनिट्स हैं, ये इनकी वैल्यू है। और आपको याद होगा कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के एंगल से 100% कंप्लीट था और कन्वर्जन के एंगल से 60%। तो पीरियड एंड हुआ। अब जब अगला पीरियड जाएगा तो यही 1600 अगले पीरियड में ओपनिंग बनेगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि एक पीरियड का क्लोजिंग नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बनता है। तो इसलिए अब मैं आपके साथ वो सिनेरियो डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी होगा। तो ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स थे, और ओपनिंग कितने % कंप्लीट था वो भी क्वेश्चन में बताया होगा। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन में वो कहता है कि मटेरियल जो है वो 100% कंप्लीट था, और मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 19880 है, और कन्वर्जन जो है वो 25% कंप्लीट थी, और कन्वर्जन पे जो कॉस्ट लगी वो 3799 है। तो ये हमें डाटा दिया होगा, यानी पिछले पीरियड में इसकी वर्किंग हुई है कि यूनिट्स कितने थे, परसेंटेज कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी। जैसे हमने यहाँ पे किया, ये देखिएगा, एक दफा फिर दिखाता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की। ये आखिरी जो सवाल किया है ये वाला, कि मटेरियल की कितनी कॉस्ट है 92800, कन्वर्जन की कितनी है 44160। दोनों को इकट्ठा भी दिया जा सकता था, और यूनिट्स बता दिए और परसेंटेज बता दी। तो उसी तरह का एक सवाल ये आपके सामने आ गया कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स इतने थे, मटेरियल 100% लग चुका था, मटेरियल की कॉस्ट इतनी बनती है, कन्वर्जन की कॉस्ट इतनी बनती है। अच्छा, ये जो डाटा मैं आपके सामने लिख रहा हूं ये प्रोसेस 1 का डाटा है। दिस डाटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1। ये प्रोसेस 1 का डाटा है। अब और क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को जो यूनिट्स ट्रांसफर किए वो 1700 यूनिट्स हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस is 300 यूनिट्स। अच्छा, क्लोजिंग की भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी होगी डेफिनेटली। क्वेश्चन के अंदर हमेशा डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी जाती है जब भी वर्क इन प्रोसेस हो। मटेरियल और कन्वर्जन, तो मटेरियल कहता है 100% है और कन्वर्जन 50% है। तो देखें, ओपनिंग की वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज कुछ और थी, क्लोजिंग की कुछ और है। कॉस्ट इनकर्ड, इसमें मटेरियल के जो पैसे लगे वो बता रहे हैं 100,000,
और कन्वर्जन कॉस्ट के जो पैसे हमारे लगे वो 86,000। देयर वाज नो लॉसेस, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। जी डाटा देखें, डाटा के अंदर सिर्फ एक नई चीज ऐड हुई और वो इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन पिछले सवाल में भी थी। ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है कि हमने इतना इनपुट किया, ये कॉस्ट लगी हमारी और ये आउटपुट हुई, ये क्लोजिंग है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ओपनिंग भी कुछ है अब, और ओपनिंग की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी बताई है, ओपनिंग की कॉस्ट भी बताई है। ठीक है जी। अब हम इस डाटा से टी अकाउंट बनाएंगे तो वो प्रोसेस अकाउंट होगा। अच्छा, अब एक बात गौर से सुने, जब भी डाटा के अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा तो सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। जब भी डाटा के अंदर वर्क इन प्रोसेस होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। तो इसलिए रिक्वायरमेंट में मेंशन करेगा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट यूजिंग ये ऑप्शन, वेटेड एवरेज कॉस्टिंग, जिसको आप एवको कहते थे, वेटेड एवरेज कॉस्टिंग, एवरेज कॉस्टिंग, एंड बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO। तो सवाल को हल करने के दो तरीके हो सकते हैं, वेटेड एवरेज से भी और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से भी। तो अभी हम वेटेड एवरेज से करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से नहीं कर रहे। तो आज का मेरा टारगेट आपको वेटेड एवरेज मेथड समझाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। ठीक है। जब भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा तब दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि कॉस्टिंग सिस्टम कौन सा लेना है। वेटेड एवरेज कॉस्टिंग सिस्टम मटेरियल के चैप्टर में पढ़ा था कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ख्याल नहीं रखते कि पहले कौन आया पहले कौन जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट का ख्याल नहीं रखते। इसमें हम एवरेज कॉस्ट को यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम एवरेज कॉस्टिंग है। तो हम अभी वेटेड एवरेज कॉस्टिंग या एवरेज कॉस्टिंग सीखने लगे हैं। तो प्रोसेस अकाउंट की जो शेप है, जहां तक प्रोसेस अकाउंट का ताल्लुक है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो उसी तरह बनेगा। सिर्फ जो हम वर्किंग करते थे वहां पे थोड़ी बहुत चेंजेस आनी है, जिनको पिछली सारी वर्किंग समझ आ गई है उनको अभी इसमें कोई मसला नजर नहीं आना। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट। तो कैसे लिखना है डाटा जी? सबसे पहले ओपनिंग लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे होगा, यूनिट्स के कॉलम में यूनिट्स लिख दें। अच्छा, ओपनिंग की कॉस्ट उसने दो अलग-अलग बताई हैं, तो मैं मटेरियल की कॉस्ट अलग लिखूंगा, कन्वर्जन की कॉस्ट अलग लिखूंगा। मटेरियल की कॉस्ट है ओपनिंग की 19,880 और कन्वर्जन की कॉस्ट है 3,799। फिर हमने कॉस्ट इंकर्ड की मटेरियल की 100,000 और कन्वर्जन कॉस्ट हमारी इंकर हुई 86,000। लॉसेस नहीं है, नॉर्मल लॉस नील है, अब नॉर्मल लॉस भी नहीं है। आउटपुट बताई हुई है, कहाँ बताई है ये फिक्रा पढ़ें। यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, तो ये प्रोसेस 1 का डाटा था, प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को जो भेजा होगा वो आपका आउटपुट कहलाएगा। तो वो कितने यूनिट्स थे? 1700।
और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में भी है, तो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में 300 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल बना 2000, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। आप जरा बात गौर से सुनिएगा, है तो सिंपल ही, लेकिन सुन लें। अब ये कौन से यूनिट होंगे? ये इनपुट यूनिट होंगे। तो बैलेंसिंग फिगर इनपुट यूनिट्स हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि ड्यूरिंग द पीरियड इसने इनपुट कितना किया है। तो इनपुट 1600 आ गया। तो कैसा बैलेंसिंग फिगर? उसने इनपुट की कॉस्ट तो दी हुई थी सवाल में 1 लाख, लेकिन उसके यूनिट कितने थे वो नहीं बताया था। तो ये देखें, अभी तक जो मैंने काम किया है ना, ये सारा क्वेश्चन में एज इट इज दिया हुआ था। अब मुझे रिमेनिंग काम करना है, और रिमेनिंग काम किस तरीके से होगा वो मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो चेंज आएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। जी, सबसे पहले इस डाटा को देखें, मैंने प्रोसेस अकाउंट इसके बराबर ही बना दिया है ताकि आप इसको साथ साथ देख लें। तो देख के देखें कि यहाँ तक का जो मैंने काम किया है कि आपको समझ आ गई है, इसकी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सुकून से देखें। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है दिस डाटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1, यानी हम प्रोसेस 1 में काम कर रहे हैं। तो प्रोसेस 1 का ये अकाउंट बनेगा। प्रोसेस अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होती है, तो मैंने पहले यूनिट्स को बराबर किया है, कॉस्ट की तरफ मैं अभी नहीं गया। तो यूनिट्स हमारे क्रेडिट साइड में 2000 बन रहे हैं, तो डेबिट में भी 2000 बन रहा है। ओपनिंग में 400 थे, तो बैलेंसिंग फिगर किसकी होगी? कॉमन सेंस है कि इनपुट की होगी। तो इनपुट कितना होगा वो हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर ली। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, 2-3 दिन पहले ये काम सिखाया था एजाज। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर अगर क्वेश्चन प्रोसेस 2 का हो तो बेटा कोई मसला नहीं है, प्रोसेस 2 लिख लेंगे ऊपर, फिर प्रोसेस 2 के हिसाब से सोचना है। तो मैंने जो पिछले सवाल कराए हैं वो प्रोसेस 2 था। प्रोसेस का नाम बदलने की वजह से तरीके पे कोई फर्क नहीं है, बस ऊपर लिखा जाएगा प्रोसेस 2, और प्रोसेस 2 के एंगल से चीजें सोच लेनी है। तो हमने जो पिछले सवाल किए हैं उनमें अक्सर किसी में प्रोसेस 3 था, किसी में 2 था। तो प्रोसेस 1 और 2 में कोई रट्टा सिस्टम नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि बीकॉम में भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, वहां अजीब रट्टे लगवाए जाते हैं कि प्रोसेस 2 हुआ तो ऐसे करेंगे, प्रोसेस 1 हुआ तो ऐसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ सवाल को हल करने के लिए रट्टा लगवा देते हैं कि इस तरीके से करना है। मैं आपको हर चीज लॉजिकली बता रहा हूँ, इसलिए
आपको कोई ऐसा तरीका याद रखने की जरूरत नहीं है कि प्रोसेस 1 हुआ तो क्या करेंगे, प्रोसेस 2 हुआ तो क्या करेंगे। आपने सिंपल उसको सॉल्व करना है। शोभिया बेटा, आपने मेरा ख्याल है क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही नहीं पढ़ी। इसको देख लेते हैं क्या हो गया। दिस डाटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 का डाटा है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इतना, यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू किसको भेजे, प्रोसेस 2 को। तो इसका मतलब है हम कौन है, हम 1 होंगे ना जो 2 को भेज रहे हैं। ठीक है, अगर ये वर्ड होता है यूनिट्स ट्रांसफर्ड बाय प्रोसेस 2, फिर हमने प्रोसेस 2 होना था। तो ये तो लिखा है यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। तो इसलिए इस इंग्लिश को जरा ध्यान से देखें। ये कहता है कि मैं भेज रहा हूं, तो मैं कौन हूं, प्रोसेस 1 हूं। तो प्रोसेस 1 जो भेजेगा वो प्रोसेस 1 की आउटपुट होगी, और ये प्रोसेस 1 का डाटा ही है। और पहली लाइन में लिखा भी हुआ है दिस डाटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1। बाकी पानी में मधानी जितनी मर्जी चलाई जाए, मक्खन नहीं आना। ठीक है, ओके। ओके जी, तो ये हमने काम किया, हमने यूनिट्स बना लिए। अच्छा, डॉलर का टोटल कर लें। ये जो डेबिट साइड में कॉस्ट का कॉलम है, इसका टोटल करें, क्या आता है। आदिल, आपने पिछले सवाल में कहा जी मेरा एवरेज कॉस्ट 108.48 है। तो भैया आपने गलती की है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको सोल्यूशन कर दिया उसका। जी ये क्या आया जी, 209679। ओके, इसी का आंसर है ना। 209679। तो ये यहाँ पे भी फिर 209679 होगा। अब इसमें से कितना यहाँ पे आएगा, कितना यहाँ पे आएगा, ये हमने बताना है। जी सही है। अब हमने आउटपुट और वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट बतानी है। अब मैं आपको एक बेसिक सा रूल सिखा चुका हूं कि जब भी वर्क इन प्रोसेस होगा इक्विवेलेंट यूनिट्स बनेंगे। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं जी। परसेंटेजेस 2 हैं तो 2 कॉलम बनने हैं। हम कौन सा मेथड करने लगे हैं, एवको। तो एवको में सेम पुराना प्रोसेस ही है जो हम पहले ही करते रहे हैं, सेम वही प्रोसेस है। आउटपुट 1700 है, तो जाहिर बात है वो कंप्लीट हुआ है 100%, तो इसीलिए ट्रांसफर हुआ। तो ये दोनों में 1700 आ जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखेंगे 300, और मटेरियल के एंगल से क्लोजिंग 100% कंप्लीट थी, और 300, और क्लोजिंग की परसेंटेज क्वेश्चन में बताई हुई है कि कन्वर्जन के एंगल से क्लोजिंग इन्वेंट्री 50% कंप्लीट है। तो ये 150 आ गया। इसका टोटल कर लेंगे तो ये टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स बन गए। तो देखें कोई फर्क नहीं पड़ा
ओपनिंग की वजह से आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स के परफॉर्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम टू सेम वही है जो हम पहले करते रहे। जी, इक्विवेलेंट यूनिट्स आपने कैलकुलेट करने देख लिए जी किस तरीके से कैलकुलेट हुए हैं। आउटपुट वैसे ही आ गई। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे क्लोजिंग की परसेंटेज अप्लाई की। क्लोजिंग की परसेंटेज 100 और 50 था, तो 100% फॉर मटेरियल, 50% फॉर कन्वर्जन। जब ये काम कर लेते थे तो फिर अगला काम करना होता था कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। मटेरियल की सेपरेट। अच्छा, मटेरियल की क्या कॉस्ट थी, स्क्रीन पे देखें। मटेरियल पे एक ये पैसे लगे हुए हैं, एक ये लगे हैं, तो दोनों का टोटल कर लें। 19880 प्लस 100,000, तो ये मटेरियल की कॉस्ट टोटल होगी, डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स 2000, तो ये हो गया 119,880 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये बना जी 59.94। कन्वर्जन, कन्वर्जन की एक कॉस्ट जो है वो ये दी हुई है 3799 और एक है 86,000। और कन्वर्जन के यूनिट हैं 1850। 48.54। और मटेरियल और कन्वर्जन जब मिलके बनती हैं तो ये कॉस्ट ऑफ आउटपुट आती है, तो इसको नाम देते हैं हम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, प्लस 59.94 108.48। तो ये जी आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई, और हमें पता है कि इसको 1700 को इस पे चार्ज कराना है, तो ये बना 184,416। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल और कन्वर्जन को अलग-अलग लिखते हैं। मटेरियल के यूनिट्स 300 हैं और कन्वर्जन के यूनिट 150 हैं, और मटेरियल का रेट है 59.94 और कन्वर्जन का रेट है 48.54। 48.54 इंटू 150, तो ये बना 7281। 59.94 इंटू 300, तो ये बना 17982। और अगर इन दोनों का टोटल कर लें तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू बन जाएगी। 25263। तो ये टोटल 209679 होगा जब आप इसका टोटल करेंगे। तो ज़रा चेक कर लें कि क्या ये टोटल टैली है, और चेक ये भी कर लें कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं। बहुत आसान है, क्योंकि हमने इसको सीखा ही इतने स्टेप बाय स्टेप है कि हमारे लिए अब ये मुश्किल नहीं है। जी, इसको देखें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए। हाँ जी, जी जी याद है मीटिंग। ओके।
जी सबको क्लियर है, पूछें सवाल। फैज़ान, आपने कहा ठीक है, टोटल आपका टैली हो गया, सही है। ये क्वेश्चन कंप्लीट आपको नज़र आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अच्छा चलें जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कॉस्ट incurred in a process, material, labor, overheads, 98,000, 60,000, overheads are 39,000. Units added in this process is 1,000. Opening work in process 200 units. And valued at material, labor, overheads. Material is 22,000, labor 6960, overheads 3,000. ये ओपनिंग के यूनिट्स और ओपनिंग की वैल्यू बता दी। There were 300 units in closing work in process. Fully complete for materials, 60% for labor, and 50% for overheads. Prepare प्रोसेस अकाउंट। और ओपनिंग है तो जाहिर बात है एवको से बना सकते हैं और फाइफो से बना सकते हैं, लेकिन हमने आज टारगेट रखा हुआ है कि हम सिर्फ इसको एवको से करेंगे। फाइफो को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम पहले अपना एवरेज कॉस्टिंग सिस्टम पक्का करना चाह रहे हैं। तो ये डाटा है, आप जरा अपनी नोटबुक पे इस डाटा को सामने रखते हुए प्रोसेस अकाउंट बनाएं। 5 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, प्रोसेस अकाउंट बनाना है सिर्फ आपने। जो पहला स्टेप होता है ना कैलकुलेशन के बगैर, जो डाटा देख के सिर्फ प्रोसेस अकाउंट के अंदर फिगर्स लिखनी होती हैं, वो फिगर्स लिखें, फिर मैं आपके सामने लिखूंगा, मैच कर लीजिएगा कि आपकी क्या गलती हुई है, फौरन करें जल्दी से।
जी बना लिया है प्रोसेस अकाउंट। जी शाबाश, बाकी बच्चे भी जवाब दें। प्रोसेस अकाउंट बन गया। शाबाश, वेरी गुड। चलें अब मैं बनाता हूँ। जो नहीं बना सके या अभी बना रहे हैं वो देख लीजिएगा कि उनकी लर्निंग कितने % हो चुकी है। यहाँ पे ही बनाते हैं, साइड पे ही। यूनिट्स कॉस्ट, यूनिट्स कॉस्ट। ओके, इनपुट, इनपुट है 1000 यूनिट्स और मटेरियल की कॉस्ट है 98,000। इनपुट के सामने भी लिख सकते हैं और अलहदा से मटेरियल का नाम लिख के भी लिख सकते हैं। लेबर की कॉस्ट है 60,000, ओवरहेड्स की कॉस्ट है 39,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी था, वैसे ओपनिंग शुरू में लिखते हैं, लेकिन मैंने अब क्योंकि पहले मैंने इनपुट डाटा लिख लिया है तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स 200 है, उसमें मटेरियल की कॉस्ट 22,000 है, लेबर की कॉस्ट 6960 है, ओवरहेड्स की कॉस्ट 3000 जी। उसके बाद लॉसेस वगैरह आने होते हैं। नॉर्मल लॉस नहीं है, अब नॉर्मल लॉस भी नहीं है, आउटपुट, और फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में से कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। 300 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है, तो इट मींस अगर हम यूनिट्स को टैली करें तो ये 1200 बनता है, तो यहाँ भी 1200 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1200 तब आएगा अगर बैलेंसिंग फिगर 900 हो, क्योंकि लॉसेस है नहीं। तो ये प्रोसेस अकाउंट में इतना काम आपने कर लिया होगा, यही मैंने आपको कहा था। जी शाबाश। अब अगला काम क्या होता है? इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाना। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स में रूल क्या था? रूल ये था कि जितनी परसेंटेजेस हैं उतने कॉलम बनाएंगे। अब इस सवाल में कितनी परसेंटेजेस हैं? 3। कहता है फुली कंप्लीट फॉर मटेरियल्स, 60% फॉर लेबर, 50% फॉर ओवरहेड्स। इसका मतलब है कि मुझे इक्विवेलेंट यूनिट्स में 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, मटेरियल का सेपरेट, लेबर का सेपरेट, ओवरहेड्स का सेपरेट। और इक्विवेलेंट यूनिट में सबसे पहले क्या आना है? आउटपुट आनी है, जो कि 900 है, और 900 हर एक में 900 ही लिखी जाएगी। और इसका मतलब क्या था कि 100% कंप्लीट है तो 100% मटेरियल लग गया, 100% लेबर लग गई, ओवरहेड्स भी 100% लग गए। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस या गेन आना होता है, लेकिन क्योंकि इस सवाल में है नहीं तो मैं उसको लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब नॉर्मल लॉस या गेन
में से कोई एक चीज आनी है। लॉस हुआ तो ऐड होता है, गेन होगा तो लेस करेंगे, और उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आना होता है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना था? 300। तो मटेरियल के एंगल से वो बन गया 100% लिखा हुआ है उसने, तो 100% 300 हो गया। लेबर के एंगल से उसने 60% लिखा हुआ है, तो ये 180 हो गया। और ओवरहेड्स के हिसाब से उसने 50% लिखा हुआ है, तो ये 150 ओवरहेड के कॉलम में हो गया। तो देखें, तरीका चेंज नहीं हुआ, वही कॉन्सेप्ट है, बस नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर गए। तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आपके मटेरियल के बने 1200, इसके बने 1080 और इसके बने 1050। जब आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएं तो अगला काम आपने कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। और क्या बताया था कि अगर यूनिट्स 2 हैं तो कॉस्ट भी 2 निकलती हैं, अगर यूनिट 3 है तो फिर कॉस्ट भी 3 निकलेंगी। तो इसका मतलब है मटेरियल की कॉस्ट सेपरेट निकालनी पड़ेगी। तो मटेरियल की कॉस्ट देख लेते हैं कि कितनी है। तो मटेरियल एक 98,000 का था और एक 22,000 का। तो 98,000 प्लस 22,000, दिस विल बी 120,000। तो मटेरियल की जो कॉस्ट आपकी इंकर हुई है दैट इज 120,000। मैंने टोटल कर लिया और डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स कितने हैं? 1200। तो ये आया $100। अब लेबर की कॉस्ट, तो लेबर की कॉस्ट कितनी है? 60,000 एक है और 6960 एक है, तो ये टोटल हुआ 66,960। और लेबर के यूनिट्स कितने हैं? 1080। तो लेबर की कॉस्ट आई $62 पर यूनिट ऑफ लेबर। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स आपके 39,000 एक हैं और 3,000 एक हैं, तो 42,000 ओवरहेड की कॉस्ट बनी। और ओवरहेड्स के यूनिट कितने हैं? 1050। इसका रेट क्या आएगा? 42,000 डिवाइडेड बाय 1050, 40। और कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट क्या बनेगी? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 202। तो इसको कहाँ पे लिखना होता है? ये जो 900 है इसको 202 पे लेना है, तो ये बना 181,800। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन। अब क्योंकि तीनों का सेपरेट था तो मटेरियल की वर्किंग सेपरेट होगी, लेबर की वर्किंग सेपरेट और ओवरहेड्स की सेपरेट। तो ये हमने यूनिट्स लिख लिए। मटेरियल के क्लोजिंग के यूनिट्स 300, लेबर के 180, ओवरहेड के 150। कहाँ से देखें? ये लिखे हुए हैं जी, ये 300, ये 180, ये 150। अब इनके रेट, इसका रेट 100 था, इसका 62 और इसका 40। तो क्या वैल्यूएशन आ जाएगी? ये हो जाएगा 30,000। 180 इंटू 62, 11,160। 150 इंटू 40, 6,000। और अगर इन तीनों का टोटल करें तो वो क्या बनता है? वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस। ये मैं वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस इसलिए कैलकुलेट कराता हूँ कि सम टाइम ना एमसीक्यूज में वो सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछ लेता है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा टी अकाउंट बनाना पड़े, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आया तो फिर टी अकाउंट बनाना पड़ेगा या सीपीआर बनानी पड़ेगी जी। 47,160 और प्लस 181,800, तो ये बनता है जी मेरे पास 228,960। और अगर आप इधर का टोटल करके देखें तो ये कितना बनता है?
98,000 प्लस 60,000 प्लस 39,000 प्लस 22,000 प्लस 6960 प्लस 3,000, ये बना जी 228,960। तो क्या ये सेम है? जी बिल्कुल सेम है, ये टैली है। अब मेरे से पूछें जी आप सवाल, अगर कोई आपको कंफ्यूजन है। वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस भी मैंने निकाल दी और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकाल दी। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर पूछे तो वो ये है, ये जो 181,800 है ना, ये क्या था? ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। और वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस ये है जी। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपके सामने ये नजर आ रहा है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ना, ये भी आपकी बुक की टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ही है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5, कैपलान टेक्स्ट। लेकिन उधर रिक्वायरमेंट शायद कुछ और होगी, डाटा मैं वहां से लेता हूँ, लेकिन मैं रिक्वायरमेंट वही लिखता हूँ कि प्रोसेस अकाउंट, यानी हर सवाल में 100% आपको करवा रहा हूँ, सिर्फ रिक्वायरमेंट के मुताबिक सोल्यूशन नहीं कर रहा। जी, इससे पहले भी हमने जो भी सवाल किए हैं वो एवरेज से ही कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का तो कॉन्सेप्ट का नाम आज मैंने आपको बताया है। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की वजह से सोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा वो कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने जी जी, तो सोल्यूशन जो है उसमें क्या फर्क पड़ेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की वजह से, वो हम कल डिस्कस करेंगे। पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि व्हाट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को कैसे देखना है, फिर उसकी वजह से सोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। अब आज आपने काम ये करना है कि आपने ये दोनों क्वेश्चन एटलीस्ट दो दो दफा खुद से करने हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग पक्की कर लें कि इसमें हमने करना क्या क्या होता है। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये टी अकाउंट है, ये सीपीआर नहीं है। सीपीआर कुछ और होता है, उसमें रिपोर्ट बनती है, ये लेजर बन रहा है। तो ये लेजर कभी भी रिपोर्ट नहीं होता, तो लेजर टी अकाउंट है। तो ये प्रोसेस अकाउंट इसको कहते हैं। हम इसी की सीपीआर बनाना चाहें तो सीपीआर भी बना सकते हैं, वो एक फॉर्मेट है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। वर्किंग सारी यही है, बस उस फॉर्मेट में वैल्यूज लिखते जाना है तो वो सीपीआर बन जाएगी। सीपीआर इज वेरी इजी। वो आखिर पे जाके फॉर्मेट बताऊंगा आपको। ये बच्चों कोई और क्वेश्चन है किसी का?
चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज की क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।